हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंटेंसी का पेपर जो है कि होने वाला है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। इसको आप देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी संपूर्ण हो जाएगी, 100% मानी जाएगी और इसके आधार पर परीक्षा में आप 100% सफल हो जाएंगे। तो मेरे द्वारा जो है जैक बोर्ड द्वारा निर्धारित 3 मॉडल का आंसर शीट जारी कर दिया गया था। यदि अभी आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। उसके अलावा मैंने कुछ एक पेपर बनाया हुआ है जो कि मेरे नज़र में वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं, वो परीक्षा में आने वाले हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं ये जो 19 प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की। ह्रास लगाने की 3 कारणों का उल्लेख करें। तो ह्रास लगाने के 3 कारण कौन कौन से हैं? घिसावट है, समय की समाप्ति और अप्रचलन। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ह्रास लगाने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख करें। ठीक है, तो 4 विधि कौन कौन सी है? पहला है स्थायी किस्त पद्धति, घटते हुए मूल्य पद्धति, वार्षिकी पद्धति और ह्रास कोष पद्धति। आपके बुक में जो है केवल 2 विधि को ही विस्तार से पढ़ना है, लेकिन बहुत सारी विधियां हैं जिनको आपको नाम याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ सकता है कि ह्रास लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ह्रास की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है ह्रास की व्यवस्था स्थायी संपत्तियों के लिए की जाती है। ह्रास का आशय किसी स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से होता है। ठीक है, तो ये ह्रास की विशेषता है। अगला प्रश्न है स्थगित व्यय क्या है? स्थगित व्यय क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ऐसे आयगत व्यय जिनकी राशि अधिक होती है और उनकी उपयोगिता कई वर्षों तक रहती है, स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। यानी ऐसा व्यय जो 1 वर्ष से अधिक वर्षों में उपयोग किया जाता है उसे हम स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है कुछ ऐसे आयगत व्यय के उदाहरण दीजिए जो पूंजीगत व्यय हो जाते हैं। यानी ऐसा आयगत व्यय जो कभी कभी पूंजीगत व्यय भी माना जाता है या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको देख लेते हैं। पहला है मरम्मत, दूसरा मजदूरी, तीसरा वैधानिक व्यय, पूंजी पर ब्याज, दलाली व कमीशन और विकास व्यय। तो ये ऐसे व्यय हैं जो होते तो आयगत व्यय हैं लेकिन ये पूंजीगत व्यय भी हो जाते हैं। जैसे मरम्मत है, यदि मरम्मत व्यय बहुत ज़्यादा है और इसका जो है कि लाभ हमको आगामी कई वर्षों में मिलेगा तो इसको हम पूंजीगत व्यय मान लेते हैं। उसी तरीके से यानी इसकी अमाउंट जो है अगर यदि हैवी हो गई और आगामी कई वर्षों में इसको यूज में लाया जाएगा तो ये पूंजीगत व्यय हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। पूंजीगत आय के 4 उदाहरण दीजिए। तो पहला है मशीन या विक्रय होना चाहिए, विषय गलत छप गया है। मशीन के विक्रय पर लाभ, अंशों के निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम, फर्नीचर के विक्रय पर लाभ और ऋण लेना। तो ये जो चारों हैं ये क्या हैं? पूंजीगत आय के उदाहरण हैं। 7वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अपूर्ण लेखा प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो अपूर्ण लेखा प्रणाली की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है? इस प्रणाली में क्या है? इस प्रणाली में व्यक्तिगत खातों को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी लेनदारों और देनदारों के खातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है इस प्रणाली में दोहरा लेखा प्रणाली की तरह सहायक बहियाँ रखी जाती हैं, परंतु इसमें भी खतौनी व्यक्तिगत खातों की तरह ही होती है। यानी इसमें जो मुख्य है कि वो क्या, व्यक्तिगत खातों पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है अपूर्ण अभिलेख प्रणाली के किन्हीं 2 उपयोगिता बताइए। जो अपूर्ण लेखा प्रणाली है उसकी 2 उपयोगिता पूछ रहा है। तो पहली उपयोगिता है लेखांकन सिद्धांतों के ज्ञान के अभाव में यह प्रणाली व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाती है। यानी वैसे व्यक्ति जो लेखांकन सिद्धांतों यानी दोहरा लेखा प्रणाली को नहीं जानते हैं, उनके ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, तो वे लेखांकन की अपूर्ण लेखा प्रणाली को अपनाते हैं। ठीक है, दूसरा है यह प्रलेखों के रखरखाव में मितव्ययी विधि है। यानी यह जो इकहरी लेखी प्रणाली या कम खर्चीली प्रणाली है वनस्पत दोहरा लेखा प्रणाली के, तो दोहरा लेखा प्रणाली के मुकाबले यह कम खर्चीली है। तो ये इसकी 2 विशेषताएं हैं, यानी कम जानकार व्यक्ति भी इकहरा लेखा प्रणाली रख सकता है और इसको रखने का खर्च कम है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डेटाबेस का क्या अर्थ है? डेटाबेस का क्या अर्थ है? डेटाबेस अंतर संबंधित सारणियों की फाइल और संरचना का समूह है जो कि संगठन को विभिन्न सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका प्रारूप तैयार करता है। तो यह है डेटाबेस का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संबंध परक मॉडल क्या है? यह कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली से ही रिलेटेड है।
तो संबंध परक मॉडल डेटाबेस के संबंधों को समूह के रूप में दर्शाता है जो कि मूल्यों की सारणी के अनुरूप होते हैं। सारणी की प्रत्येक पद्धति संबंधित डाटा को मूल्य के रूप में दर्शाती है। सारणी की प्रत्येक पंक्ति के मूल्यों को डाटा अभिलेख कहते हैं। तो ये हो गया आपका संबंध परक मॉडल क्या है, इसका उत्तर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, इसको देखिए, स्वतः संबंध परक मॉडल से आप क्या समझते हैं। तो यह एक प्रसिद्ध मॉडल अवधारणा है जिसका प्रयोग डेटाबेस जनित अन्य प्रयोगों में होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 11 प्रश्न देख लिए हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ह्रास लेखांकन क्या है। AICPA के अनुसार ह्रास लेखांकन की वह पद्धति है जो स्थायी संपत्तियों की लागत घटाव अवशिष्ट मूल्य यदि कोई हो तो उसके उपयोगी जीवन काल में क्रमबद्ध एवं विवेकपूर्ण रीति से बांटने का उद्देश्य रखती है। ये आपका ह्रास लेखांकन है। ठीक है, ह्रास लेखांकन क्या है, कोई पूछेगा तो आप इसके उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। अगला है, ह्रास लगाने की सीधी रेखा पद्धति के गुणों को बताइए। तो ह्रास लगाने की जो सीधी रेखा पद्धति है उसमें पहला गुण है, यह विधि ह्रास की एक प्रचलित पुरानी तथा सबसे सरल पद्धति है। ठीक है। सेकंड है, इसमें संपत्ति को शून्य अथवा अवशिष्ट मूल्य तक अपलिखित किया जा सकता है। सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका संपत्ति का जो वैल्यू होगा या तो शून्य हो जाएगा या तो अवशिष्ट मूल्य तक अपलिखित किया जा सकता है। तीसरा है, चिट्ठे को देखकर ह्रास की राशि एवं संपत्ति की मूल लागत का पता आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आप चिट्ठे को देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि ह्रास और संपत्ति की लागत कितनी है। अगला प्रश्न है, आयोजन के 4 उदाहरण दीजिए। तो पहला है, संदिग्ध एवं अप्राप्य ऋणों के लिए आयोजन, देनदारों पर छूट के लिए आयोजन, ये आवेदन की जगह आयोजन होगा, ह्रास के लिए आयोजन और मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए आयोजन। तो ये जो 4 हैं ये क्या हैं, आयोजन के उदाहरण या प्रावधान के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया। अब फटाफट हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, एक कंपनी ने जिसका लेखांकन वर्ष कैलेंडर वर्ष है 1 अप्रैल 2016 को 30,000 रुपये लागत वाली एक मशीन क्रय की। इसने 1 अक्टूबर 2016 को 20,000 रुपये मूल्य की और मशीन खरीदी। 1 जनवरी 2018 को 1 अप्रैल 2016 को लगाई गई मशीन का 1/3 अप्रचलित हो गया तथा 3,000 रुपये में बेचा गया। 10% प्रतिवर्ष की दर से स्थायी किस्त प्रणाली पर ह्रास का अपलेखन किया जाता है। कंपनी की पुस्तकों में 3 वर्ष के लिए मशीनरी खाता बनाइए। तो हमको 3 ईयर का मशीनरी खाता आपको बनाना है इस क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके उत्तर को मैंने नेक्स्ट वाले यानी इससे पहले के मैंने जो वीडियो बना रखे हैं उसमें मैंने इसका उत्तर दे रखा है। तो अभी तक आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें और इसके उत्तर को आप आसानी से समझ सकते हैं। इनके उत्तरों को मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उबाऊ हो जाएगा। तो मेरे द्वारा जैक द्वारा जो 3 मॉडल सेट बनाए गए हैं उसके उत्तरों को मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप तक अभी उस उत्तर को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस उत्तर को देख लें। कॉमर्स गुरु नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या कॉमर्स गुरु बाई मनोज सर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उपयुक्त तीनों के उसके क्या बोलते हैं उसको डाल रखा है। उपयुक्त तीनों के लिंक को आप वहीं से देख सकते हैं आसानी से, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और डिप्रिसिएशन से रिलेटेड भी मैंने 4-5 क्लास ली हुई थी ऑनलाइन। तो यदि आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे तो इस डिप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये कल के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पूंजीगत व्यय तथा आयगत व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने दे रखा है, ये मॉडल सेट में भी आया हुआ था तो आप मॉडल सेट का आंसर जरूर देख लें। 17वां प्रश्न है, स्थिति विवरण क्या है, यह क्यों तैयार किया जाता है, इसके तैयार करने की क्या विधि है। ठीक है, 18वां प्रश्न है, 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अपूर्ण लेखा प्रणाली क्या है, या दोहरी लेखा प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति को परिभाषित कीजिए, मैनुअल तथा कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धतियों में अंतर बताइए। तो मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को नहीं दिया है क्योंकि ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनके उत्तर को मैंने मॉडल सेट में जारी कर दिया है। तो यदि आपने वहाँ नहीं देखा है तो वहीं पर देख लें। यहाँ पर मेरा उद्देश्य केवल आपको बताना था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, आप इसको तैयार रखेंगे, आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर को आप दे सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।